नमस्कार, मैं डॉक्टर ए तारा आनंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम ज्ञान और प्रमाण को, ज्ञान के प्रकार को समझते हुए भाग 1 में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम ज्ञान और प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान देने का अर्थ क्या है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्ञान कोई ऐसी चीज है क्या जिसे दिया जा सकता है? क्या ज्ञान को कॉपी किताब या पेंसिल की तरह दे सकते हैं? क्या ज्ञान किसी को दिया जा सकता है? यदि ज्ञान दिया जा सकता है तो यह समझना आवश्यक है कि देने की प्रक्रिया में होता क्या है। देना दो व्यक्तियों के बीच होने वाले आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति देने वाला और एक व्यक्ति लेने वाला होता है। इस उदाहरण से समझते हैं, सुमन ने राजेश को एक पेंसिल दी। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति देने वाला है और दूसरा लेने वाला है। एक वस्तु है जो दी जा रही है, वह लेने वाले के पास चली जाती है। इस उदाहरण पर गौर करें तो क्या ज्ञान भी इसी तरह की कोई चीज है? लेकिन ज्ञान किसी ठोस वस्तु की तरह होता तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ज्ञान होता क्या है, या ज्ञान है क्या? किस तरह की चीज और उसे देने का आखिर अर्थ क्या है? इसे विस्तार से ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञान के प्रकारों को जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देखते हैं कि अमुक व्यक्ति को खेती का ज्ञान है, अमुक व्यक्ति को गणित का ज्ञान है, अमुक व्यक्ति को शिक्षा की जानकारी है। इन उदाहरणों में एक व्यक्ति जो जानता है या जानने वाला है, अर्थात ज्ञान के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई जानने वाला जरूर होना चाहिए, जिसे ज्ञाता कहते हैं। क्या हम बिना ज्ञान के ज्ञान की बातें कर सकते हैं? हम सभी मानेंगे किसी तरह के ज्ञान के लिए ज्ञाता का होना अनिवार्य है। लेकिन सवाल है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए या इसकी क्या विशेषता होती है? क्या हम कह सकते हैं पेड़ या पत्थर को अमुक विषय का ज्ञान है? ऐसा शायद ही कोई कहेगा। हाँ, क्योंकि पत्थर और पेड़ चेतन नहीं है, वह तो जड़ पदार्थ है। ज्ञान किसी चेतन प्राणी को ही हो सकता है, लेकिन क्या किसी भी चेतन प्राणी को ज्ञान होता है? अर्थात क्या बकरी, मोर या उल्लू को ज्ञान होता है? हाँ, इन प्राणियों को भी ज्ञान होता है। वे भी बहुत सी बातें परस्पर संप्रेषण करते हैं। एक हद तक यह सही है। सभी प्राणी खतरे की आशंका को आंक लेते हैं। आपने सुना होगा कि जंगल में चीता एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ पक्षी और जानवर विभिन्न तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि बाकी जानवर सचेत हो जाए। इन्हें भी ज्ञान होता है। यह सही है। इससे चेतन होने की एक शर्त तो पूरी होती है, लेकिन पशु पक्षियों को एक सीमा तक ही ज्ञान हो सकता है। वह अपने मौजूदा ज्ञान से लगातार नए ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते, जबकि इंसान इस तरह की सीमाओं में नहीं बंधा। ज्ञान की चर्चा में इंसान ज्ञान की बात कर रहे हैं, साथ ही जिसे भाषा में अभिव्यक्त किया जा सके। अतः जानने की क्रिया में एक सचेतन इंसान का होना अनिवार्य है। दूसरा, ज्ञान के लिए किसी विषय का होना भी आवश्यक है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में जाना जाता है। उपरोक्त उदाहरण में देखते हैं कि खेती, गणित या शिक्षा के विषय है जिनके बारे में ज्ञाता को ज्ञान है। क्या यह संभव है कि बिना विषय के ज्ञान संभव हो? अर्थात ज्ञाता तो हो लेकिन कोई विषय नहीं हो और ज्ञाता को ज्ञान हो रहा हो। हम देखते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही चीज ज्ञान के लिए आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ज्ञान है क्या? उदाहरण में देख सकते हैं कि ज्ञान ज्ञाता से स्वतंत्र कोई चीज नहीं है। दूसरे शब्दों में ज्ञान ज्ञाता को ही होता या हो रहा होता है और यह ज्ञान ज्ञाता के मन में होता है। यदि वस्तु और ज्ञाता नहीं हो, हम नहीं कहेंगे कि ज्ञान होगा। मान लीजिए जंगल में पेड़ गिरा, किसी ने उसके गिरने की आवाज नहीं सुनी और न ही उसे गिरते हुए देखा, तो क्या पेड़ गिरने का ज्ञान होगा?
यह सही है कि पेड़ जंगल में गिरने की घटना तो हुई, लेकिन उसका किसी को ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसे कह सकते हैं कि ज्ञान ज्ञाता को किसी विषय या वस्तु के संपर्क में आने से होता है, और यह ज्ञान ज्ञाता के मन में होता है, और यह ज्ञान ज्ञाता की एक मन स्थिति होती है, और ज्ञान में परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। किसी वस्तु की छवि में बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि पेड़ के आकार के बारे में हमारे मन में छवि हो सकती है। किसी वस्तु के बारे में इस तरह की छवि बनाने की अवधारणा का बनना भी कहते हैं। लेकिन पेड़ के बारे में भी नई अवधारणाएं समय के साथ साथ और हमारी जानकारी में वृद्धि के साथ बन सकती है। जैसे उसकी उम्र कितनी होती है, उसका फल कैसा होता है, वो फल किस मौसम में देता है, आदि। यह सभी अवधारणाएं ज्ञाता के मन में बनी रहती है, और जब बहुत सी अवधारणा में आपसी संबंध बनता है तो यह वस्तु के बारे में एक ज्ञान का रूप ले लेता है। इस ज्ञान में समय के साथ वृद्धि होती रहती है, लेकिन यह सभी हमारे मन में होने वाले परिवर्तन हैं। अतः कहा जा सकता है कि किसी भौतिक वस्तु की तरह तो नहीं, और न ही उसे भौतिक वस्तु की तरह किसी को दिया जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान देते हैं। इस दावे का क्या करें? आगे हम ज्ञान के प्रकारों के माध्यम से इस दावे की और जांच करेंगे कि क्या ज्ञान देने या दी जा सकने वाली कोई वस्तु अथवा चीज है। पिछली इकाई में हमने देखा कि ज्ञान का एक प्रकार कौशलात्मक ज्ञान है। कौशल का अर्थ किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता से लिया जाता है। कौशल के एक उदाहरण के रूप में हम साइकिल चलाने या तैरने को ले सकते हैं। कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति या बच्चे को साइकिल चलाना आता है? यदि वह साइकिल पर बैठकर बिना टकराए संतुलन बनाते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे कि इसे साइकिल चलाना आता है। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह से साइकिल चलाना अचानक आ जाता है, या इस तरह साइकिल चला पाने का कौशल अर्जित करने में कुछ समय लगता है। मान लीजिए यदि किसी स्कूल या कोचिंग में कोई शिक्षक बच्चों से यह कहता है कि साइकिल को सीधी खड़ी करके पकड़ो, फिर उसे थोड़ा दौड़ाते हुए उसकी सीट पर बैठकर चलाने लगो और हैंडल सीधा रखो, तो क्या इस तरह का वर्णन सुनकर साइकिल चलाना सीखा जा सकता है? आप याद करके देखो कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा एवं आपको इसे सीखने में कितना समय लगा, और सीखने के लिए क्या क्या किया। इसका आशय यह है कि कौशलात्मक ज्ञान को अर्जित करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना होता है, और यह धीरे धीरे अर्जित होता है। संभवतः इसे अर्जित करने में दूसरे लोग कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे अर्जित करने के लिए अभ्यास सीखने वाले व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। अनेक बार दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत हो सकती है, और अनेक बार व्यक्ति खुद अपने प्रयासों से इसे अर्जित करने में सक्षम हो जाता है। दूसरे व्यक्ति उसे बेहतर सिखाने या समस्या आने पर उसे सुलझाने में मदद करने का काम कर सकते हैं। कौशलात्मक ज्ञान के जितने भी उदाहरण सोचे जाए, उन्हें ऐसे ही हासिल किया जाता है। व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान बैठे बैठे अचानक से अर्जित नहीं हो सकता। उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कौशलात्मक ज्ञान किसी वस्तु की तरह या सिर्फ बोलकर नहीं दिया जा सकता, यह अपने प्रयासों और अभ्यास से अर्जित किया जाता है। पेंसिल देने वाले उदाहरण में यह देख सकते हैं कि पेंसिल देने वाले से लेने वाले के पास चली जाती है और वह देने वाले के पास नहीं रहती। लेकिन ज्ञान के मामले में सिखाने वाले का ज्ञान सीखने वाले के पास पेंसिल की तरह नहीं जाता। सिखाने वाले के पास सिखाने के बाद भी उतना ही ज्ञान बचा रहता है। यहाँ ज्ञान देने की बात ना होकर ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना ज्यादा उचित लगता है। ज्ञान का दूसरा प्रकार परिचयात्मक ज्ञान है। हमने पिछली इकाई में देखा है कि परिचयात्मक ज्ञान सीधे इंद्रिय अनुभव या संवेदना से प्राप्त होता है, अर्थात व्यक्ति के पास ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में किसी वस्तु के आने पर अथवा किसी प्रत्यक्ष अनुभव से हमें जो ज्ञान होता है वह परिचयात्मक ज्ञान होता है। उदाहरण देखते हैं। गर्म ठंडा स्वाद ध्वनि रंग आदि का ज्ञान,
इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। सर दर्द, भूख आदि का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं होता, लेकिन यह भी व्यक्ति को सीधे ही होता है। परिचयात्मक ज्ञान तत्काल बिना किसी अन्य माध्यम के होने वाला सीधा अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या किसी व्यक्ति को गर्म या ठंडा या रंग आदि का ज्ञान बिना किसी प्रत्यक्ष अनुभव से कराया जा सकता है? क्या इस तरह का ज्ञान किसी और तरीके से कराया जा सकता है? ज्ञान का यह ऐसा प्रकार है जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्ति को होता है। ज्ञान का तीसरा प्रकार तथ्यात्मक या वर्णनात्मक ज्ञान है। तथ्यात्मक ज्ञान में किसी चीज अथवा घटना को जानने का दावा किया जाता है। उदाहरण, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आज तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। भारत 1947 को आजाद हुआ। अर्थात तथ्यात्मक ज्ञान में हम किसी तथ्य को जानने का दावा करते हैं। यह ज्ञान सिद्धांत या भाषा में उल्लेख किया जाता है। इसके बारे में सवाल उठता है कि जो कहा जा रहा है वह सत्य है अथवा नहीं। सामान्यतः शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार के ज्ञान के परस्पर आदान प्रदान की बात की जा सकती है। अक्सर हमारे स्कूलों में कुछ इस तरह के ज्ञान की बातें की जाती है। सामान्यतः पुस्तकों में इसी तरह के ज्ञान होते हैं और शिक्षक भी बच्चों से इसी तरह के तथ्यात्मक ज्ञान को जानने का आग्रह करते हैं। इसमें लग सकता है कि तथ्यात्मक ज्ञान जरूर किसी को दिया जा सकता है, लेकिन इस आदान प्रदान की प्राप्ति क्या है? क्या यह भी किसी वस्तु की तरह दिया जा सकता है? ज्ञान के इस विभाजन में देखते हैं कि जब ज्ञान एक हद तक परिचयात्मक ज्ञान के बल पर टिका होता है, परिचयात्मक ज्ञान भाषा में अभिव्यक्त होने के बाद तथ्यात्मक ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। परिचयात्मक ज्ञान अधिकांश सरल अवधारणाओं पर आधारित होता है, जिसे अनेक बार कहकर या भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे पीला रंग क्या होता है, इसे बिना इंद्रिय अनुभव के समझ पाना संभव नहीं है। इसे सिर्फ महसूस करके या इंद्रिय अनुभव से ग्रहण करके ही समझा जा सकता है। हमारी बहुत सी बुनियादी अवधारणाएं परिचयात्मक ज्ञान के आधार पर बनती है और ज्ञान का शीश महल खड़ा करने में उनकी आवश्यक भूमिका होती है, तथा ज्ञान के लिए भी आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया की जा रही है उसके पास बुनियादी अवधारणाएं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास तापमान की अवधारणा, 45 की अवधारणा और डिग्री सेल्सियस की अवधारणा नहीं होगी, तो शायद वह आज तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है इस तथ्यात्मक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि तथ्यात्मक ज्ञान अंततः परिचयात्मक ज्ञान से बनी बुनियादी अवधारणाओं पर ही निर्भर करता है और यह अवधारणाएं व्यक्ति को स्वयं बनानी होती है। इन धारणाओं को किसी अन्य व्यक्ति के मन में होने भर से और बता देने से काम नहीं चलेगा। उसे स्वयं यह अवधारणा अपने मन में बनानी होती है। अतः तथ्यात्मक ज्ञान को किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की तरह नहीं दिया जा सकता। हमने देखा कि ज्ञान के तीनों प्रकारों में ज्ञान मुख्यतः व्यक्ति को स्वयं निर्मित करना होता है और ज्ञान का निर्माण व्यक्ति स्वयं की सक्रियता, स्वयं के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही करता है। ज्ञान देने या किसी के ज्ञान लेने का सवाल तीनों प्रकारों के ज्ञानों में उचित नहीं ठहरता। परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान निर्मित होता है और यह अंतःक्रिया प्रकृति या परिवेश से सीधे हो सकती है अथवा व्यक्ति के मध्य हो सकती है। यह जरूर कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति या शिक्षक बच्चों को ज्ञान अर्जित करने में मदद कर सकता है और वह एक उत्प्रेरक की भूमिका में हो सकता है। ज्ञान की बात करते हुए ज्ञान के सत्य अथवा असत्य की चर्चा को अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान हम उसी को कहते हैं जो सत्य हो या कम से कम हम जिसे सभी मानते हैं। यदि हमें ज्ञान की या सत्यता का पता चलता है तो हम उसे ज्ञान मानना बंद कर देते हैं। अतः कहा जा सकता है ज्ञान में सत्यता का दावा होता है। ज्ञान के तीनों प्रकारों को हम संक्षेप में यहाँ पर समझे। अब हम शिक्षा और ज्ञान को देखेंगे कि शिक्षा में ज्ञान किस तरह कार्य करता है या दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशन या संबंध है। हमने ज्ञान के तीनों प्रकार की बात की है। यदि ज्ञान का प्रयोग इन तीनों अर्थों में किया जाए तो यह उचित प्रतीत होता है
कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित या प्राप्त किया जाता है, लेकिन क्या हम शिक्षा के माध्यम से सिर्फ ज्ञान अर्जित करने की ही बात करते हैं? अक्सर कहते हैं कि अच्छी शिक्षा वही है जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाए, प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की काबिलियत विकसित करे, अच्छा इंसान बनाए, दूसरों की मदद करना एवं मेल मिलाप से रहना सिखाए, सत्य के प्रति आस्था विकसित करे, अनुचित को अनुचित कहने का साहस पैदा करे, मेहनत से सफलता अर्जित करना सिखाए। बहुत सी और बातें हो सकती है जिनके बारे में सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि स्कूल में शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने के अलावा बच्चों में कुछ आदतों, व्यवहारों, रुचियां, रुझानों एवं मूल्य आदि के विकास की बात की जाती है। यह सवाल पुनः चिंतन का विषय है कि किन आदतों, व्यवहारों, रुचियां, रुझानों एवं मूल्य के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। हालांकि यह सही है कि ज्ञान के अलावा भी शिक्षा के माध्यम से सीखने या क्षमताएं विकसित करने की बात की जाती है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा ज्ञान वाला होता है। उनकी अपेक्षा होगी कि स्कूल में बच्चे ज्ञान प्राप्त करें और उन्हें ज्ञान हो। इस इकाई में हम शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने या जानने वाले हिस्सा पर चर्चा करेंगे। इसे जानने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। पेंसिल छीलना सीखना, विभिन्न प्रकार के पत्तियों का अवलोकन करना सीखना, यह बताना कि सभी पत्तियों में सिरे होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि किसी काम को कर पाने की क्षमता को कौशल कहते हैं। पेंसिल छीलने को कौशलात्मक ज्ञान कहेंगे। हम कैसे जानेंगे कि अमुक बच्चे को पेंसिल छीलना आता है? कोई बच्चा पेंसिल छीलना सीखा अथवा नहीं, कितना सीखा, यह जानने के लिए उसे पेंसिल छिलवाकर देखा जा सकता है। यदि वह पेंसिल छील पाता है तो हम कहेंगे कि उसे पेंसिल छीलना आता है, और यदि नहीं छील पाता है तो कहेंगे कि नहीं छील पाता। जब उसने पेंसिल छीली तो यह भी कहा जा सकता है कि उसने पेंसिल अच्छी या खराब छीली। लेकिन क्या बच्चे के पेंसिल छीलने के कार्य को सत्य या असत्य भी कहा जा सकता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि बच्चे ने सत्य पेंसिल छीली? शायद ही ऐसा कोई कहेगा। यदि कोई ऐसा कहा भी तो हम कहेंगे कि वह कुछ गड़बड़ बात कर रहा है। अर्थात पेंसिल छीलने के कार्य के मामले में सत्य या असत्य होने का सवाल नहीं उठता, लेकिन कौशल से जुड़े कार्यों के संदर्भ में एक प्रकार के सत्य या असत्य का सवाल उठ सकता है। हमने देखा कि पेंसिल छीलने के कार्य को सत्य अथवा असत्य नहीं कहा जा सकता, उसे अच्छा या खराब तो कहा जा सकता है, लेकिन पेंसिल छीलने के बारे में कोई दावा करे और सत्य या असत्य का सवाल उठ सकता है। उदाहरण के लिए यदि राकेश संजय से कहे सुमन को पेंसिल छीलना आता है, इस वाक्य के माध्यम से किया जा रहे दावे को सत्य असत्य कहा जा सकता है। संजय कह सकता है कि सुमन को पेंसिल छीलना आता है, यह दावा सत्य अथवा असत्य हो सकता है, लेकिन यहाँ सत्य असत्य का विवरण राकेश के बारे में है, सुमन के पेंसिल छीलने की क्रिया के बारे में नहीं है। अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं। विभिन्न प्रकार की पत्तियों का अवलोकन करना सीखना। पत्तियों के अवलोकन को भी कौशल कहा जा सकता है, और इस कौशल में और बहुत से कौशल शामिल है। उदाहरण के लिए पत्तियों को तोड़ना, इन्हें सही तरह से देखना, जो देखा उसे ठीक से लिख पाना आदि। पत्तियों का अवलोकन ठीक से किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अवलोकन के कार्य को भी पेंसिल छीलने की तरह सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात बच्चों के पास पत्तियों की अवधारणा हो, अवलोकन में जो देखा उसे दूसरों को बताने के लिए भाषा में अभिव्यक्त भी करता हो। अवलोकन में जो भी हम देखे और महसूस करते हैं वह परिचयात्मक ज्ञान है, इनकी भी सत्यता की जांच का सवाल नहीं उठता, वह तो हमें महसूस होता है या अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही इस परिचयात्मक ज्ञान को भाषा में अभिव्यक्त करते हैं वह तथ्यात्मक ज्ञान की श्रेणी में चला जाता है और वह वहां सत्य अथवा असत्य के सवाल उठने लगते हैं। पत्तियों के अवलोकन में यह भी शामिल है कि पत्तियों की पहचान हो पाती है। मांगने पर बच्चा किसी पौधे का तना नहीं उठाकर ले आए। जब किसी पत्ती के बारे में किसी ने कहा कि चिकनी है, हरी है, इसके बीच में मोटी सिराएं हैं, यह तथ्यात्मक ज्ञान हो सकता है। यदि कोई यह देखना चाहे कि आपने पत्ती को ठीक से देखा या नहीं, पत्ती के अवलोकन में जो देखा है उसका वर्णन ठीक से किया है या नहीं, तो पत्ती के बारे में कही बात सत्य अथवा असत्य हो सकती है। इस प्रकार कोई बहुत सी पत्तियों को देखकर कहे कि सभी पत्तियों में सिराएं होती है तो पत्तियों के बारे में कुछ जानने का दावा करते हैं। यह दावा सत्य या असत्य हो सकता है।
अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं कि विभिन्न प्रकार की पत्तियों का अवलोकन करना सीखना। पत्तियों के अवलोकन को भी कौशल कहा जा सकता है और इस कौशल में और बहुत से कौशल शामिल है। उदाहरण के लिए पत्तियों को तोड़ना, इन्हें सही तरह से देखना, जो देखा उसे ठीक से लिख पाना आदि। पत्तियों का अवलोकन ठीक से किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अवलोकन के कार्य को भी पेंसिल छीलने की तरह सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात बच्चों के पास पत्ती की अवधारणा हो, अवलोकन में जो देखा उसे दूसरों को बताने के लिए भाषा में अभिव्यक्त भी करता हो। अवलोकन में जो भी हम देख और महसूस करते हैं वह परिचयात्मक ज्ञान है। इनकी भी सत्यता की जांच का सवाल नहीं उठता। वह तो हमें महसूस होता है या अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही इस परिचयात्मक ज्ञान को भाषा में अभिव्यक्त करते हैं वह तथ्यात्मक ज्ञान की श्रेणी में चला जाता है और वह वहां सत्य अथवा असत्य के सवाल उठने लगते हैं। पत्तियों के अवलोकन में यह भी शामिल है कि पत्तियों की पहचान हो पाती है। मांगने पर बच्चा किसी पौधे का तना नहीं उठाकर ले आए। इसी प्रकार कोई बहुत सी पत्तियों को देखकर कहे कि सभी पत्तियों में सिराएं होती है तो पत्तियों के बारे में कुछ जानने का दावा करते हैं। यह दावा सत्य या असत्य हो सकता है। इस प्रकार किए गए दावे को जांचने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होगी। प्रमाण की आवश्यकता ज्ञान के सार्वजनिक या सामाजिक होने की वजह से हो सकती है। व्यक्ति के सार्वजनिक या सामाजिक होने से मतलब ऐसा विश्वास जिसे एक ही नहीं अनेक व्यक्ति मानते हैं। उदाहरण के लिए पत्तियों में सिराएं होती है, यह किसी एक के कहने की बात नहीं है। यदि कल कोई कहे कि पहाड़ों पर पेड़ होने का कारण आकाशगंगा है और वह कहे कि मैं इसे मानता हूँ और मेरे लिए यह सत्य ज्ञान है, इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उसे पूछा जाएगा कि इसके लिए प्रमाण क्या है। यदि वह कहे कि मैं प्रमाण पर यकीन नहीं करता लेकिन मैं इसे सत्य मानता हूँ, तो उस व्यक्ति की बात को कोई तवज्जो नहीं देगा। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति पूछना ही होगा कि बताइए कि यह सब आपको कैसे पता चला, तो दूसरा अनेक बार हो सकता है कि जिसमें व्यक्ति स्वयं के विश्वास को परखने के लिए भी प्रमाण की जरूरत हो। मान लीजिए मैंने अपने कमरे में बाहर एक ध्वनि सुनी और वह ध्वनि किसी के भड़काने की थी। मुझे ध्वनि सुनाई पड़ी और मैंने सोचा कि मटका फूटा, लेकिन मटका ही फूटा है इसे जानने की आवश्यकता होगी। यह भी हो सकता है कि कोई गुब्बारा फूटा हो। अतः किसी भी विश्वास को जिसे हम ज्ञान मानते हैं उसे परखने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। आज हमने ज्ञान और प्रमाण को, ज्ञान के प्रकार को संक्षेप में समझे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।